हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज हम एक स्पीच डिस्कस करेंगे जो हमारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है डॉक्टर माइकल पात्रा सर। उन्होंने सेंट्रल बैंकर सेमिनार हुआ था क्योटो में, जापान में। वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे ऐसे लगता है कि आप कोई अदर स्पीच पढ़े ना पढ़े, लेकिन ये स्पीच तो बहुत पढ़ना चाहिए आपको। इम्पॉर्टेंट है और बार बार रिवीजन करना चाहिए। सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं होगा, कम से कम 3-4 बार जब पढ़ेंगे तब इसका जो रेफरेंस है, आप जब आंसर लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव का, जैसे इंग्लिश में कोई ऐसे में आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं, ईएसआई में दे सकते हैं, उसके बाद आप फाइनेंस में दे सकते हैं और आप इंटरव्यू में भी दे सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ग्रेड बी एस्पिरेंट शुड नॉट मिस दिस स्पीच। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा स्पीच यहाँ पे पढ़ के नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है। अगर आपको पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो आपको क्या पढ़ना है, और इसका आप समरी भी पढ़ सकते हैं जो मैंने इस पीपीटी में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये स्पीच है इंडियन इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, और जब अपॉर्चुनिटीज़ है तो चैलेंजेस भी आएंगे। तो कोई भी जो स्पीच अगर आप देखेंगे ना, तो जहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पढ़ना है। ठीक है, जब आप ये पढ़ेंगे तो एक आपको आइडिया आ जाएगा, और अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है तो फिर आप आगे बढ़िए। अदरवाइज ये इंट्रोडक्शन पढ़ना है और उसके बाद आप कंक्लूजन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि बहुत सारे एआई के टूल्स आए हैं, चैट जीपीटी है, उसके बाद जेमिनी है। देखिए, जेमिनी में क्या है ना, आप पीडीएफ अपलोड करके क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, चैट जीपीटी में कर सकते हैं। उसका जो 4.0 वाला जो वर्जन है, जो पेड वर्जन है, वहाँ पर आप ये जो पीडीएफ है वो अपलोड करके उसको अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन जो पूछना होता है उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट है। इसलिए ये सबके बस की बात नहीं होती कि एग्जैक्टली आपको उसको क्या क्वेश्चन पूछना है, और वो आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर करके 2-4 बार करना पड़ेगा, तब वो आपको स्किल आएगा। अदरवाइज आज के डेट में जितने सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, वो ये सारे जो चैट जीपीटी है, जेमिनी है, या फिर बाकी बहुत सारे टूल्स है, उसका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो यूज़ करना भी आना चाहिए। इसके ऊपर भी आजकल पता है, इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। ये एक नया डिसिप्लिन इंजीनियरिंग का आया है कि ये जो प्रॉम्प्ट होते हैं, ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको ये पढ़ना है। जैसे ये स्टार्टिंग में कहेंगे, आई एम ऑनर्ड टू बी इन्वाइटेड टू द नोमुराज। नोमुराज आपको पता है, ये इन्वेस्टमेंट करता है अलग अलग यहाँ पर कंट्रीज़ में, और ये जापान का है। तो 40th सेंट्रल बैंक सेमिनार, दिस डिस्कशन हियर अज्यूम a topical relevance in the context of the tectonic shift underway in the global economy that present new challenges for the conduct of the central banking। आपको पता है टेक्टोनिक शिफ्ट है, ये आपने जनरली, ये ज्योग्राफी का वर्ड है, जो आपको टेक्टोनिक प्लेट जो होती है वो शिफ्ट होती है, तो इसलिए टेक्टोनिक शिफ्ट का, यानी कि बड़े लेवल का जो चेंजेस होते हैं उसको हम टेक्टोनिक शिफ्ट्स कहते हैं। Besides divergent growth pathways and the varying speeds and the magnitudes of the disinflation, regime shift imparts their own layers of uncertainty। करेक्ट, ओन लेयर्स ऑफ अनसर्टनिटी इन द पार्लेंस। पार्लेंस यानी कि हम उस कंटेक्स्ट में, इन द पार्लेंस ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट। देखो यहाँ पे ना, जो स्वीट स्पॉट होता है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। कभी कभी क्या होता है, हमें कोई कंसेप्ट अगर एक्सप्लेन करना है तो कोई जो स्पोर्ट्स होता है ना, उसका हमें एक एनोलॉजी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ऐसे में आप ना इस तरीके से अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, जब मैं यूपीएससी का जब ऐसे के प्रैक्टिस करता था तो हम इस तरीके के कनेक्शन बनाने का ट्राई करेंगे। कोई स्पोर्ट्स है, कोई मूवीज़ है, तो उसका काफ़ी एक इंप्रेशन पड़ता है जो वो पढ़ रहा है। With which India is seen as a synonymous, and this also true of the game of the baseball। There is a spot in the middle of the blade, यानी कि आपका जो बैट होता है, जिसको हम बल्ला कहते हैं, of a bat from which the ball rebounds with a maximum acceleration and the minimum vibration is the batter's hand to usually race across the field or sail over। It's called as a sweet spot। द इंडियन इकोनॉमी इज एट अ स्वीट स्पॉट ऑफ इट्स इवोल्यूशन, यानी कि वो जो स्वीट स्पॉट्स है जहाँ से हम मैक्सिमम ग्रोथ करेंगे, और वहाँ पर जो वाइब्रेशंस है वो जो हमारे हाथ को लगेगी वो कम होगा। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी इज एट इज स्वीट स्पॉट इन इट्स इवोल्यूशन। रियल जीडीपी इज ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट पेस अमंग मेजर इकोनॉमीज। ठीक है,
फास्टेस्ट पेस से अभी इंडियन इकोनॉमी यहाँ पर बढ़ रही है। इन्फ्लेशन इज अप्रोचिंग इट्स टारगेट albeit unevenly. द एक्सटर्नल बैलेंस शीट इज स्ट्रॉन्गर दैन एवर बिफोर, अंडरपिनिंग एबुलेंट कैपिटल इनफ्लोज। आपको पता है इबुलेंट, इबुलेंट का मतलब होता है कि फुल ऑफ एनर्जी उसका कहा जाता है। इबुलेंट यानी कि फुल एनर्जी, यानी कि कैपिटल इनफ्लो जो है फुल पेस से यहाँ पर आ रहा है। अ मॉडेस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट एंड लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है ना, ये स्पीच में आपको मतलब अभी सर का जो एक्सपीरियंस है नियर अबाउट 30-40 ईयर, 38-40 39 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, तो उन्होंने जो सारा क्रक्स है वो उनके स्पीच में दिया है। तो सबसे मेन एडवाइस है जिनको आरबीआई में जाना ही जाना है, मतलब हम बोलते हैं ना कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि हम बोलते हैं ना कि जितनी सारी हम हमारे साइड से पॉसिबल है उतनी मेहनत हम करने को तैयार है। ऐसे स्टूडेंट्स को ये जो सारे स्पीचेस है वो 100% पढ़ने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, और आप जब एग्ज़ाम के लिए जाएंगे उसके पहले दिन आपको ये नोट्स आपको यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे उन्होंने कुछ कमेंट किया है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, अगर आप देखेंगे ना बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ है, फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, इस तरीके से उन्होंने ये सारा जो है ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, पूरे पॉइंट वाइज किया हुआ है। और ये आरबीआई के अगर आप कोई भी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर के स्पीचेस देखेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिखे होते हैं, और ये आप जितने ज़्यादा पढ़ेंगे ये जो अप्रोच है आपके आंसर्स में भी आएगा। फिर बाद में चैलेंजेस क्या क्या है उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। देन यहाँ पे ये काफ़ी सारे नंबर्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पर, और कुछ डेटा भी मिलेगा जिसका आप यूज़ आंसर में कर सकते हैं। फिर कंक्लूजन है, देखो कंक्लूजन में क्या है ना, ये मैंने आई थिंक जब ग्लोबलाइजेशन जब मैं पढ़ाता हूँ ईएसआई के लिए, उसमें ये ना मैंने बहुत बार बताया हुआ है, और ना वो मैंने काफ़ी ढूंढ के अलग अलग रिसर्च पेपर से निकाला था, तो मुझे ना उसका ज़्यादा रेफरेंस कहीं मिला नहीं था। ये अच्छा हो गया यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये डेफिनेटली आपके आंसर में लिखना है आपको। अकॉर्डिंग टू द डिस्टिंग्विश्ड ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट Angus Madison, who specialized in the measurement and the analysis of economic growth and development, India was the largest economy of the world with the highest share of the world GDP during first to 1000 AD। देखो बहुत ज़बरदस्त बात है, और आप आज यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मैं इसका 100% यूज़ करूँगा, कहीं ना कहीं ऐसे में डिस्क्रिप्टिव आंसर में या एटलीस्ट में इंट्रो में इसका यूज़ करने वाला हो। ठीक है, और अगर आपको इसका कहीं सोर्स नहीं मिल रहा है, मुझे याद है मैंने ये रिसर्च पेपर में पढ़ा था, लेकिन अभी डॉक्टर पत्रा सर ने कहा है तो आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं। ओवर द नेक्स्ट 600 ईयर्स इंडिया इंटरमिटेंटली फेल टू द सेकंड पोजीशन, बट और उस टाइम फेल्ड सेकंड पे, यानी कि उस टाइम चाइना फर्स्ट था। ठीक है, इंडिया और चाइना ही उस टाइम टॉप पे थी, अभी चाइना आगे जा रहा है, इंडिया को काफ़ी टाइम लगेगा। बट रिक्लेम द पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 1700 AD with a share of near about 1/4, 24.4% of the world GDP. After that came the colonial rule and the long retrogression, यानी कि फिर उसके बाद आपको पता है ड्रेन ऑफ वेल्थ हो चुका है, यानी कि वो पूरा पैसा चला गया। India striking out into the next decade with a growth rate of 10%. If this target is achieved, India will become the second largest economy in the world, not by 2045 as shown earlier, but by 2032, and the largest economy by 2050। और इसके बाद हमारा जो मेन जो कंपटीटर रहने वाला है वो सिर्फ चाइना रहेगा, क्योंकि ये जो सारी बाकी डेवलप्ड इकोनॉमी है वो एक सैचुरेशन लेवल पे बढ़ गई है, पहुंच गई है, उसके बाद उनका ज़्यादा डेवलपमेंट होना नहीं है। अभी जो दो इकोनॉमी है पहले भी, यानी कि जो हमने पहले डिस्कस किया, इंडिया के फर्स्ट था फिर सेकंड पे आया, वो भी इंडिया चाइना था, और अभी आने वाला जो सेंचुरी होगा वो भी इंडिया चाइना का ही रहेगा। तो ये ऐसे जो इंसाइट्स होते हैं वो आपको बाकी किसी जगह पे नहीं मिलेंगे, आरबीआई के स्पीचेस, इसलिए आपको यहाँ पे रीड करना है। और ये स्पीच अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना है तो ये उसकी समरी है, इसको आप 4-5-6-7 बार पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से रट्टा लगाइए, और फिर आपको इसको यूज़ करना है आंसर लिखने में, तभी आपको अच्छे से मार्क्स आएंगे। मैं स्पेसिफिकली आरबीआई गेट की बात कर रहा हूँ। ईएसआई का डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, फाइनेंस का डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, या आपका इंग्लिश का ऐसे है, उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली इंटरव्यू में करेंगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आएगा। अभी हमारा कल से आज 31 मार्च है, तो कल से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, और अभी सेकंड लास्ट जो बैच था हमारा 5th बैच, उसमें मैंने क्वांट पढ़ाना स्टार्ट किया है। अभी जो नया आने वाला बैच है उसमें भी मैं क्वांट पढ़ाऊँगा, और कल फर्स्ट क्लास होगा स्ट्रेटेजी का। लेकिन 5th बैच का कल जो है मंडे को मॉर्निंग 7:30 बजे मेरा
कौन का क्लास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 MCQs मिलेंगे, 1000 MCQs मिलेंगे आपको पूरे मंथ में। उसके बाद 30 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेंगे विद आंसर्स। उसके बाद एक्सक्लूसिव कोर्स में आपको 1-on-1 मेंटरिंग मिलेंगी, व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे, बीपीडिया के अलग अलग फॉर्मेट्स मिलेंगे। आप ये तो फ्रीली अवेलेबल होता है वेबसाइट पे, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। डेली फॉर्मेट है, वीकली फॉर्मेट है, मंथली फॉर्मेट है। उसके बाद ये हमारा टाइम टेबल है 5th बैच का। ये जो फॉर्मेट है ये अमेरिकन फॉर्मेट में है। ये है 1 अप्रैल से हमारा स्टार्ट होगा। अभी ये 5th बैच जो है अभी जो चल रही है वो सुबह होती है 7:30 AM को। अभी ये नया बैच जो है वो रात को 9 बजे होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो तो कॉलेज में जाते हैं या अभी जॉब करते हैं, तो इसलिए ये टाइम होगा। और जो फ्रेशर्स होंगे वो तो कभी भी कर सकते, तो उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा। और ये छोड़ के फिर बाकी दिन में भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन होंगे जो क्यूआरई के होंगे। आपको पता है क्यूआरई बहुत इंपॉर्टेंट है फेज़ 1 के हिसाब से। और आपको कॉम्बो प्लान भी होंगे, और इस कॉम्बो प्लान में काफ़ी सारे लोगों ने अभी IFSC की भी डिमांड की थी, तो हमने वो भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अगर आपको इसके बारे में लेना है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। अभी आज के लिए 50% यहाँ पर डिस्काउंट है। Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.